हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या यूँ कह दीजिए नेशनल इनकम को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल इनकम नाम का एक चैप्टर है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और हमें डिस्कस करना है। तो हमने उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें पढ़ी है और काफ़ी सारी बातें और पढ़नी है। तो मैं जल्दी से उनको शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिएगा पूरी बातों पे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर की जितनी बातें थी आपको पूरी समझ आई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। शुरू करें, आते हैं अपने आईपैड के ऊपर। चलिए जी देखिएगा, मैं एक बार आपको पूछ लूँ ज़रा, ये चीज़ें क्या आपको क्लियर हैं? जीडीपी, एनडीपी मतलब ग्रॉस और नेट का फ़र्क, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट कैसे आता है, फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है। क्लियर है? 3 मेथड थे। इनकम मेथड जिसमें जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, जो मनी लगा रहा है उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं। अगर इन सब इनकमों को जोड़ दें तो इनकम मेथड। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जो फाइनल गुड्स है उनके ऊपर जितना जितना एक्सपेंडिचर है वो सारा ऐड कर दीजिए। और नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि हर स्टेज पे, ईच स्टेज जो प्रोडक्शन की स्टेज है, हर स्टेज पे जितनी वैल्यू में एडिशन हो रहा है उन सबको क्या कर दीजिए, आप सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ आ गई होगी। अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और ख़ास करके ये एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके ओके, जो भी शब्द आए तुरंत उसको समझ लीजिए पहले। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकला होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट? तो एक तो होगी जीडीपी, ठीक है। पहले ग्रॉस जीडीपी को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस में, नेशनल तो प्रोडक्ट में। तो क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड कर देते हैं लेस करने की बजाय, सॉरी, जीडीपी में ये ऐड कर देते हैं। ये क्या आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया। हमें क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेस कर दीजिए क्या, डेप्रिसिएशन, क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये होगा कहाँ पे, एट मार्केट प्राइस होगा, तो लेस कर दीजिए क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम क्या पुकारते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। बात समझ आई? नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, रात को भी कोई पूछे तो भी याद होना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये समझ आ गया कैसे निकालना है। जीडीपी पे पहुंचना है, जीडीपी पे कैसे पहुंचेंगे, 3 मेथड से, कोई भी मेथड यूज़ करके आप पहुंच जाइए। फिर उसमें फैक्टर, ये जो बाहर से इनकम आ रही है वो जोड़ दीजिए, जो अपने देश के लोग बाहर कमा रहे हैं प्लस बाहर के जो यहाँ कमा रहे हैं वो लेस कर दीजिए। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन रहोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसमें से टैक्सेज और सब्सिडीज ये हटा दोगे तो ये फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब देखिए, नेशनल इनकम जो है, पूरे देश की जो इनकम है नेशनल इनकम, उसका एक पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। क्या होती है पर्सनल इनकम, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वो इनकम का हिस्सा जो किसको बिलोंग करता है, इंडिविजुअल्स को, मतलब आप और हम जैसे लोगों को, या जो हाउस होल्ड है, घर है, जितने भी परिवार है,
उनको जो बिलोंग करता है वो क्या कहलाता है, पर्सनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम तो है, पूरे देश की जो टोटल आय है वो तो हमने निकाल ली, लेकिन उस टोटल आय क्या सारी की सारी लोगों की जेब में जा रही है? नहीं, कुछ पैसा ऐसा भी है जो लोगों के पास नहीं जा रहा है। तो वो पैसा अगर अपन हटा दें तो पीछे जो पैसा बचेगा वो सारी कौन सी इनकम होगी, पर्सनल इनकम, मतलब लोगों की आय है। हमें अगर देश की समृद्धि से मतलब है कि देश कितना विकास कर रहा है, लोगों की आय कितनी बढ़ रही है, तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, पर्सनल इनकम देखनी पड़ेगी। हो सकता है नेशनल इनकम ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में जा ही नहीं रहा है, तो फिर उसको हम पर्सनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो पर्सनल इनकम अगर आपको निकालनी है तो क्या करना होगा, जो नेशनल इनकम है मतलब नेशनल इनकम क्या थी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो नेशनल इनकम है उसमें से एक तो लेस कर दीजिए क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मतलब जैसे कंपनी है, डिविडेंड देती है, प्रॉफिट उसने खूब कमाया, लेकिन कुछ पैसा वो अपने पास ही रख रही है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है। ये किसी लोगों के पास गया क्या, खर्च होने के लिए? नहीं गया, तो ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। तो इसको एक तो हटा देंगे। दूसरा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, मतलब पैसा लोगों के पास आ तो रहा है, लेकिन वो पैसा, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई व्यक्ति है, मैं खुद हूँ व्यक्ति, क्या मैं महीने के 10,000 रुपये मेरी इनकम है, ठीक है। एक तो तरीका है मैं 10,000 के अंदर ही जीऊँ, इसमें से खाना पीना रहना सारा धोना सब इसी के अंदर 10,000 के अंदर मैनेज करता हूँ। दूसरा, 10,000 की इनकम है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अगर ग्रोथ करनी है तो 10,000 से चादर के अंदर पैर रखने से मतलब नहीं है, पैर फैलाने पड़ेंगे। मैं खर्चा करता हूँ कितने का, 15,000 का हर महीने, ठीक है। 5,000 कहाँ से लाता हूँ, कहीं से उधार ले लेता हूँ, बैंक कोई दोस्त रिश्तेदारों से उधार लेके चला लेता हूँ और खर्चे खूब करता हूँ, 15,000 20,000 इतना मेरा खर्चा चला जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा समझिएगा आप, लॉन्ग टर्म में लंबे समय बाद मेरी इनकम ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इस खर्चे के बराबर मैच करती हुई हो जाएगी। अगर मैं 15,000 खर्च करूंगा तो मेरी इनकम धीरे धीरे 15,000 तक पहुंच जाएगी। अगर मैं 20,000 खर्च करूंगा तो धीरे धीरे मेरी इनकम कहां तक पहुंच जाएगी, 20,000 तक पहुंच जाएगी। ऐसा कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो कितना, 15,000 का, तो ये 15,000 का एक्सपेंडिचर किसके पास जा रहा है, वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास जा रहा है। तो जो प्रोडक्शन करने वाला पहले 10,000 की चीज़ें बना रहा था, अब क्योंकि मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ, तो वो भी प्रोडक्शन कितने का करेगा, 15,000 का। जब वो प्रोडक्शन 15,000 करेगा तो वो आगे लेबर को पेमेंट भी ज़्यादा करेगा, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट भी ज़्यादा देगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन सबको भी पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और इन सब में मैं भी तो कहीं आता होऊंगा, मैं भी तो कहीं काम कर रहा हूँ लेबर के रूप में, तो मेरी भी इनकम क्या होगी, अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। मतलब ये पूरा चक्र है, ये गोल चक्र है। गोल चक्र के अंदर देखिए, ये मैन्युफैक्चरर है, ये कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर यहाँ से ज़्यादा खर्चा करेगा अपनी इनकम से ज़्यादा, तो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा बनाएगा, वो ज़्यादा बनाएगा तो वापस इनको ही पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई। तो अब देखिए, हमें निकालनी है क्या, पर्सनल इनकम। तो हमने एक तो लेस कर दिया नेशनल इनकम में से, जो भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो। दूसरा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। ये जो व्यक्ति था, जो मैं था, 5,000 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था, तो मैंने कहीं से लोन लिया होगा, पैसा लिया होगा, तो उस पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा। अब वो क्या किसी की पर्सनल इनकम है, या वो ब्याज का पैसा तो सिर्फ जो मैं मनी यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए है, वो तो वापस देना पड़ेगा। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और ये मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट लेस कर दिया। लेस कॉर्पोरेट टैक्सेस, कंपनियां जो टैक्स देती है वो भी किसी का इनकम का हिस्सा नहीं बनती। प्लस ये तो सारे माइनस हो रहे थे नेशनल इनकम में से। भाई जो नेशनल इनकम है यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो है, उसमें से मैंने लेस किया क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेस कर दिया। नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट का मतलब ध्यान देना भाई, कुछ इंटरेस्ट मैं रिसीव भी कर रहा हूँगा, हो सकता है मैंने ही किसी को उधार दिया, मैंने मतलब देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो उधार दे रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और कुछ लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं।
तो वो इंटरेस्ट उनके लिए आउटफ्लो है। दोनों का नेट करके क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए। हमें तो पर्सनल इनकम से मतलब है, तो इंटरेस्ट हटाना है, चाहे रिसीव कर रहे हो चाहे पे कर रहे हो, तो उन दोनों का नेट करके लेस कर रहे हैं। लेस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम इट द गवर्नमेंट एंड फर्म। गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है लोगों को पेंशन के रूप में, सैलरी के रूप में, या फर्म्स देती है सैलरी के रूप में, या किसी अलग अलग तरीके से। वो पैसा क्या कर दीजिए आप, क्योंकि वो सीधा उनके पास जा रहा है पेंशन के रूप में या किसी तरीके से, तो वो पैसा डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए इसमें प्लस कर दीजिए। ये पर्सनल इनकम है, क्या आ जाएगी अपनी पर्सनल इनकम आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत है। मैं दोबारा बता देता हूँ। नेशनल इनकम क्या होती है आप याद, मैंने कहा रात को भी आपको याद होना चाहिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को अपन पर्सनल इनकम में कन्वर्ट करना है कि भाई ये तो टोटल राष्ट्र की आय है, देश की आय है पूरी, उसमें से पर्सनल मतलब जो लोगों को बिलोंग करती है, जो लोगों की जेबों में जा रही है, वो कितनी है। तो एक तो आप इसमें से लेस कर दीजिए जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसा पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, किसी के पास गया ही नहीं। दूसरा इंटरेस्ट जो नेट पे किया किसने, बाय हाउस होल्ड, जो घरों ने या लोगों ने जो पे किया है, ठीक है। प्लस कर दीजिए क्या, ट्रांसफ़र पेमेंट, जो डायरेक्टली पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, पेंशन, सैलरी या किसी भी अदर बेनिफिट के रूप में। जैसे सरकार 800 रुपये देती है, 1000 रुपये देती है, सब्सिडी के रूप में पैसा ट्रांसफ़र करती है, तो ये सीधा उनके खातों में जा रहा है पैसा। ये क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है लोगों की पर्सनल इनकम आ जाएगी। ओके, अब ये तो पर्सनल इनकम है, इसमें से वो कुछ इनकम टैक्स भी तो देते होंगे। जी हाँ, इनकम टैक्स तो लगता ही है, तो इनकम टैक्स घटा दीजिए, तो ये पीछे आ जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इनका हिंदी तो जानते ही हो ना, पर्सनल है ना निजी इनकम है ना आय, ये तो निजी आय थी, उसमें से टैक्स हटा दो तो ये निजी डिस्पोजेबल, खर्च करने योग्य आय। मतलब निजी आय में से भी कुछ तो टैक्स दे रहा हूँ, बाकी मेरे लिए खर्च करने योग्य। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 1,000 टैक्स दे रहा हूँ, तो 9,000 मेरी क्या है, खर्च करने लायक है। तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, जो भी अगर मैं कुछ पेमेंट्स कर रहा हूँ वो हटा दीजिए। ओके, अब देखिए ये एक चार्ट बनाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। दिख रहा है आपको पूरा, मैं बीच में आ रहा हूँ, छुप जाऊँ नहीं, इधर आ जाऊँ, ठीक है। जीडीपी है, जीडीपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की, इसमें क्या बन गया, जीएनपी बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भाई ये तो डोमेस्टिक है, ये है नेशनल, और फर्क दोनों का क्या है, फर्क दोनों, थैंक यू। फर्क दोनों का क्या है, वही जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, तो ये नेशनल आ गया, ठीक है। अब ये नेशनल आ गया, इसमें लेस कर दिया क्या, डेप्रिसिएशन, तो ये एनएनपी आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। ग्रॉस से क्या हो गया, ये ग्रॉस है, ये नेट हो गया, डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन, वो हमने ये लेस कर दिया। ये आया एट मार्केट प्राइस, लेस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो ये आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हमने नाम दिया क्या, नेशनल इनकम का। ओके, उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, प्लस वो जो ट्रांसफ़र पेमेंट और वो सारे हटा के आप क्या ले आ सकते हो, पर्सनल इनकम, प्लस पर्सनल इनकम में से ये टैक्स और ये जो पेमेंट है वो हटाओगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत,
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, वीडियो को बंद नहीं कर सकता। हाँ जी, सॉरी। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया ना, कैसे पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालिए। अब एक बार टेबल के अंदर वापस समराइज्ड फॉर्म में दिया है, तो इसको आप एक बार ज़रूर समझें। सबसे पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री मेजर्ड इन अ ईयर। एक साल के अंदर, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, शब्द के अंदर ही उत्तर है। डोमेस्टिक मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो अपना एरिया है, मैंने कहा ना इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर अंदर। ठीक है, कौन से गुड्स, ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, फिर ऑल प्रोडक्शन डन बाय नेशनल रेजिडेंट और the non-resident in a country get included regardless whether the production is owned by a local company or a foreign entity। मतलब सारे प्रोडक्शन, चाहे बाहर का व्यक्ति कर रहा है चाहे यहाँ का कर रहा है, हम नहीं देखते, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या देखते हैं भाई, अपनी टेरिटरी के अंदर होना चाहिए बस। ठीक है, चाहे बाहर का कर रहा है चाहे इंडियन कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और सब किस पे होता है, वैल्यूड मार्केट प्राइजेज पे। ठीक है, ओके, इसको ऐसे दर्शाया इन्होंने। अब ये मतलब क्या है सी का, आप पढ़ लेना, ऊपर मैं बता दूंगा। और आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वो था मार्केट प्राइस। बताओ क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस बताया था ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं प्रोडक्ट पे लगते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस वो थे, स्टाम्प ड्यूटी और वो अलग थे। Market prices are the prices paid by the consumers. Market price also include product taxes and subsidies। जैसे मैंने बताया था 700 प्लस 100 माइनस 50, मार्केट प्राइस तो ये 750 है, उसमें ये सब्सिडी 50 की और 100 टैक्स का ये शामिल है। ठीक है, द फैक्टर कॉस्ट, जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट्स एज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, उसको तो सिर्फ 700 ही मिल रहा है। ठीक है, बाकी तो टैक्स के रूप में जा रहा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिंपल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। हमें पता है ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को हटाना है। ओके, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो सिंपल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट ये टैक्सेस जो है वो हटाना है। फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए टैक्सेस हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर के अपने यहाँ के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं प्लस बाहर के लोग जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उन दोनों का जो नेट है, नेट का मतलब जैसे बाहर के लोग अपने यहाँ के बाहर जाके लोग 10,000 कमा रहे हैं टोटल, बाहर के लोग इंडिया में भी काम कर रहे हैं वो 5,000 कमा रहे हैं, तो वो लेस कर दीजिए। नेट अपनी इनकम बाहर से इंडिया में कितनी आ रही है, 5,000, तो वो ऐड कर दीजिए किसमें, इस जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो माइनस ये टैक्सेस हटा दीजिए नेट, तो ये क्या आ जाएगा, एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो डेप्रिसिएशन कर दीजिए, इसमें से माइनस, ओके। ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अभी 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, इसी को अपन नाम देते हैं क्या, नेशनल इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म्स है इंडिया के अंदर जो ये काम काज है नेशनल इनकम निकालने का, ये कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग जो है, सीएसओ जिसको बोलते हैं, वो ये कार्यक्रम चलाता है। उन्होंने क्या किया, 2014-15 में मोदी जी के आने के बाद में ये कुछ टर्म्स चेंज की है, कुछ शब्दों में हेर फेर किया। आपको पता हो तो एक विवाद भी हुआ था कि जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, तो क्या मोदी जी ने जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका ही क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो वो क्या चक्कर था देख लीजिए, समझिएगा। जीवीए एट मार्केट प्राइस, अगला क्या है शब्द, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का मतलब होता है क्या, मैं लिखे देता हूँ इधर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, कुछ नहीं, जो पहले नाम था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी को नाम दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करने के मैंने 3 तरीके बताए थे, इनकम, एक्सपेंसेस और वैल्यू एडेड मेथड। तो वही है, ग्रॉस कितनी वैल्यू ऐड हुई साल भर के अंदर, ठीक है, वो मार्केट प्राइस पे। दूसरा जीवीए एट बेसिक प्राइजेज। बेसिक प्राइजेज का मतलब वो जो जीवीए एट मार्केट प्राइस था, तो बेसिक प्राइस में मैंने कहा था नेट प्रोडक्ट टैक्सेज हटा दीजिए, फिर फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है तो नेट प्रोडक्शन टैक्सेज हटा दीजिए। वो 2 तरह के टैक्स होते थे, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्सेज, ठीक है। आपको ज़्यादा रेलेवेंट अपने लिए मार्केट और ये फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। बेसिक वाला यूँ ही है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर का, वो मैं बता देता हूँ आपको। फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच गए अपन। नॉमिनल और रियल जीडीपी, नॉमिनल और रियल जीडीपी। देखिए मैं 2 फिगर देता हूँ। ये इंडिया की जीडीपी 2015 में थी, 2015 नहीं 2010 में थी 1 लाख। यही इंडिया की जीडीपी 2020 में हो गई 3 लाख। सब जगह हमने हल्ला किया कि वाह इंडिया की जीडीपी 10 साल में 3 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 3 टाइम्स बढ़ गई। 1 लाख से सीधा कितने पे पहुंच गई? 3 लाख पे पहुंच गई। बताओ, खुशी की बात है, दुख की बात है? खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया की जीडीपी इतनी तेज गति से बढ़ी कि 10 सालों के अंदर ट्रिपल हो गई सीधी। ये विवेचन, ये जो एनालिसिस है, ये सही नहीं है अपने आप में। कैसे? देखिए, ये 1 लाख क्या है? अलग अलग जो आइटम्स बने हैं साल भर के अंदर, उन सब का टोटल है, सम है, योग है उनका, है कि नहीं भाई? साल भर में जो जो वैल्यू एडिशन हुआ सबका टोटल है। अब मान लो अपनी इकोनॉमी के अंदर एक तरह का आइटम ही बन रहा है जिसकी कीमत है कितनी? 1000 रुपये। ये एक ही आइटम बन रहा है अपनी अर्थव्यवस्था में। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, 1 लाख, आपको पता है जीडीपी 1 लाख नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, 1 लाख अपनी जीडीपी है जो 3 लाख हो गई। और उस 1 लाख कैसे बनी? तो मैंने कहा 1000 का एक आइटम है जो हमने साल भर में कितना बनाया? 100 यूनिट मैन्युफैक्चर की और अपनी जीडीपी बन गई कितनी? 1 लाख। अब यहाँ पे देखिए 2020 में क्या हुआ? यही जो 1000 का प्रोडक्ट था
महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अब कितने का हो गया, 3000 का। प्रोडक्ट अभी भी कितने बने, 100। जीडीपी कितनी आ गई अपनी, 3 लाख। बताओ क्या खुश होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहले 100 यूनिट बन रही थी, आज भी कितनी यूनिट बन रही है, 100 ही बन रही है। मतलब अपने देश में उत्पादन तो आज भी वही हो रहा है, पहले भी 100 चीज़ें बन रही थी, आज भी 100 चीज़ें बन रही है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, पहले वो 1000 में बिक रही थी, अब 3000 में बिक रही है। मतलब सिर्फ नोट बढ़े हैं, यानी सिर्फ महंगाई बढ़ी है। क्या जीडीपी बढ़ी, अपने देश का उत्पादन बढ़ा, क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, जो नेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो वैल्यू एडिशन बढ़ा, क्या कुछ? हम इसको बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं या जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या वैल्यू में कुछ एडिशन हुआ, या ये तो सिर्फ मनी टर्म्स के अंदर बढ़ा है, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, जो 1000 की चीज़ थी आज वही 3000 की हो गई। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है रियल और नॉमिनल जीडीपी का। किसका, रियल और नॉमिनल जीडीपी का। मतलब अगर कंपैरिजन को एक्यूरेट बनाना है तो भाई आप इस 3 लाख को क्या लाइए, इस बेस प्राइस पे लेके आइए, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा कि वाकई में उत्पादन बढ़ा है या सिर्फ प्राइजेस बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ना क्या अच्छी बात होती है? तो थोड़ी महंगाई बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन ज़्यादा महंगाई अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नोट बढ़ रहे हैं, चीज़ें तो वही बन रही है आज भी। तो समझिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, रियल और नॉमिनल जीडीपी का। वैसे आप सब जानते हो क्या होता है रियल और नॉमिनल जीडीपी। एक होता है बेस ईयर, एक होता है क्या, बेस ईयर। हमने एक बेस ले लिया, आधार ले लिया कि भाई 2010 को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, बेस ईयर मानेंगे। यहाँ जो प्राइजेस थी हम उसको क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, 100 के बराबर मान रहे हैं। ठीक है। अब आया 2011, 2012, 2013, यूं करते करते आया 2020। अब देखिए हम जीडीपी निकालेंगे दो तरीके से। एक तो 2020 की, जो मान लो 2010 में जीडीपी थी कितनी, 1 लाख, और हमने बेस इसका कितना माना है, 100। देखिए हमेशा बेस 100 को ही मानते हैं। ठीक है, फिर 100 के ऊपर कितना जा रहा है वो पता चल जाएगा। ये 1 लाख थी, यहाँ है कितनी, 3 लाख। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई जीडीपी में कितना उछाल आया है। तो यूँ अगर देखें तो ये तो है क्या, जीडीपी करंट प्राइजेस पे है। किस पे है, करंट प्राइजेस पे, या इसको बोलेंगे नॉमिनल प्राइजेस पे, नॉमिनल जीडीपी। 3 लाख क्या है अपनी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आपको सही पिक्चर देखनी है तो आपको इस 3 लाख को किस पे ले जाना होगा, 2010 की प्राइजेस पे ले जाना होगा। किस पे ले जाना होगा, 2010 की प्राइजेस पे। कैसे ले जाओगे 2010 की प्राइजेस पे, मान लो इस 2020 का जो इंडेक्स है, महंगाई का इंडेक्स है, जो पहले 100 था, यहाँ इंडेक्स 102 हुआ होगा, बढ़ते 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 ये इंडेक्स मान लो 130 पे चल रहा है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130। भाई ये 3 लाख है जो 130 के बराबर है, इसको हमें 100 पे लेके आना है, तो ये इसका आ जाएगा, मान लो 2 लाख आया आंसर। तो फिर ये 1 लाख और 2 लाख को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मतलब समझ आ गया ना, आप इंडेक्सेशन करते होंगे, आपने कैपिटल गेन्स चैप्टर पढ़ा होगा अगर कहीं इनकम टैक्स के अंदर। तो एक बेस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। ठीक है, अगर इस करंट ईयर के फिगर को आपको बेस ईयर पे लेके आना है तो आपको इंडेक्स फिगर चाहिएंगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे ला सकते हो, तब एक्यूरेट कंपैरिजन होगा। मतलब कहने का ये है कि भाई जो 3 लाख आज की जीडीपी हमें दिख रही है, ये तो नॉमिनल जीडीपी है। क्या है, नॉमिनल, आज के भाव की है, ये आज के प्राइजेस पे है, आज जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से 3 लाख है। लेकिन इसको अगर आप बेस प्राइस पे ले जाना चाहते हो, मतलब 2010 के भाव में ले जाना चाहते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या है नाम, देखिए, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। पढ़ लीजिए, रियल जीडीपी is calculated in a way such that goods and services are evaluated at some constant set of prices। किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग,
कांस्टेंट प्राइजेस पे, मतलब 2010 की प्राइजेस पे, ठीक है, जो अपना बेस है उसके ऊपर। सिंस दीज प्राइजेस रिमेन फिक्स, और वो प्राइजेस क्या रहती है, फिक्स रहती है कि भाई 2010 की प्राइजेस जो है वो फिक्स कर दी। इफ द रियल जीडीपी चेंजेस वी कैन बी श्योर दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच इज अंडरगोइंग चेंजेस। सिंपल सी बात है, अगर 2010 के भाव, 2010 में जीडीपी थी 1 लाख, आज है 3 लाख, उस 3 लाख को हमने 2010 के भाव पे लेके गए और 2 लाख हुई, तो अब हम श्योर हो सकते हैं कि भाई जीडीपी हमारी वाकई में 2 गुना हुई है। मतलब ये सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया, ये किसकी वजह से, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या ये अश्योरेंस इस 3 लाख से कंपेयर करके आप पता कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन इस 3 लाख को अगर आप 2010 के भाव पे ले जाते हो तो आप श्योर हो सकते हो कि हाँ वाकई में हमारी जीडीपी यानी हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल दे रखा है, वही देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ए कंट्री प्रोड्यूस ओनली ब्रेड, सिर्फ देश में क्या बन रहा है, ब्रेड ही बन रही है। 2000 के अंदर इसने 100 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाई जिसकी प्राइस थी 10 रुपये, ठीक है, मतलब 1000 रुपये टोटल जीडीपी बनी अपनी। 2001 में सेम कंट्री प्रोड्यूस 110 यूनिट ऑफ ब्रेड, 2001 में जो यहाँ 100 यूनिट बनी थी वो कितनी बनाई, 110, और प्राइस होगी 15 जो पहले 10 की थी। तो 2001 की जीडीपी कितनी आएगी, 110 इंटू 15 यानी 1650। अब अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है 2001 के अंदर, किसके भाव में, सन 2000 के भाव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2000 का भाव था क्या था, 10 रुपये, उसको गुणा कीजिए किससे, 110 से, कितना आया 1100, और वो कितना था 1000। तो ये ग्रोथ आप यहाँ से देखिए कि भाई 1000 से 1100 हुई। 1000 से अगर 1650 को कैलकुलेट करोगे तो ठीक नहीं होगा। समझ आया क्या एग्जाम्पल। अरे भाई 100 यूनिट बनी थी ब्रेड की, रेट थी 10, ये था 1000, अगले साल 110 बनी, रेट थी 15, तो ये 1650। यूँ देखें तो जीडीपी खूब बढ़ी है, लेकिन आपको अगर रियल जीडीपी निकालनी है तो यूनिट कितनी है, 110। इसको कौन से प्राइजेज पे, 2000 के प्राइजेज पे 10 यानी 1100। तो असली जीडीपी में ग्रोथ तो सिर्फ ये इतना हुआ है 100 रुपये का, मतलब 10 यूनिट अपनी क्या बनी है, एक्स्ट्रा बनी है। ओके, ठीक है। अब ये जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर पे जो ले जाने की प्रक्रिया होती है, हमने जो करंट ईयर की प्राइजेस को बेस ईयर पे लेके गए, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। एक होता है इन्फ्लेटर यानी बढ़ाने वाला, डिफ्लेटर यानी कम करने वाला, ठीक है। कैसे निकलेगा जीडीपी डिफ्लेटर, देख लीजिए, ऊपर लिख दिया आपने नॉमिनल जीडीपी, नीचे लिख दी रियल जीडीपी, ठीक है। जैसे नॉमिनल थी 3 लाख, रियल थी अपनी 2 लाख, तो ये 1.5 आ गया, यानी 150%। भाई 150% से बढ़ा हुआ है जीडीपी। असली में 2 लाख है, नॉमिनल पे जाना है तो इसको 150% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरीके से रोल में आता है क्या, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या नापता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता है, सॉरी, कि जो कंज्यूमर जो चीज़ें खरीदता है उनकी जो प्राइजेज है उनमें कितना महंगाई बढ़ रही है, तो इसको नापने के लिए सीपीआई का कॉन्सेप्ट चलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे आज कोई चीज़ है, पेन है, 10 रुपये में मिल रही है, ठीक है, 2020 में, 2021 में ये 12 रुपये में मिल रही है, 2023 में ये 15 रुपये में मिल रही है। तो अब ये जो प्राइस है इसमें जो वृद्धि हो रही है, हर साल महंगी हो रही है, ये महंगाई को नापने का एक पैमाना होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कि भाई बेस ईयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपये, 2021 में कितनी हो गई, ये 12, मतलब ये 1.2, यानी इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 120%, ठीक है। भाई जो 10 की थी वो 12 हो गई। फिर अगले साल देखना है तो 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी 150%, 150% बढ़ गया। जो 10 की थी वो 15 हो गई। वृद्धि तो 50% की है ना, टोटल में अगर देखें तो 150%।
तो ये क्या है, सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक इंडेक्स है जो शो करता है क्या, प्राइजेज में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये हर यूनिट के लिए नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल निकलता है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए कि भाई ये मशीन है, बड़ी हैवी मशीनरी है, उनके अंदर कितनी ग्रोथ हुई, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें कितने % महंगाई बढ़ी, तो ये महंगाई को नापने का तरीका होता है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सिमिलरली ये देख लीजिए सीपीआई इन्होंने निकाला है, ऊपर लिख दिया 1950, नीचे 1400, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसा ही एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस का मतलब भाई कंज्यूमर प्राइस तो महंगाई हो सकता है, लेकिन जो थोक भाव है, होलसेल प्राइस है, उसमें कितनी महंगाई आई, तो वो नापने के लिए होता है ये WPI, CPI और WPI। ओके, ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब एक सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है कि भाई जीडीपी और वेलफेयर, मतलब क्या जीडीपी बढ़ना देश की ग्रोथ बढ़ने के बराबर है क्या, वेलफेयर बढ़ने के बराबर है क्या, क्या दोनों एक ही बात है, जीडीपी बढ़ना और ग्रोथ का बढ़ना, देश का विकास होना, बताइए, बताएं बताएं बताएं। तो इसके लिए पहली चीज आती है कि भाई जो जीडीपी है वो क्या सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है क्या, जी नहीं, सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब जैसे अंबानी है, अडानी है, आधा प्रोडक्शन तो वही कर रहे हैं, कुछ गिनती के लोग, जो 5-10% लोग हैं वो देश की जीडीपी का 70-80% तो वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हीं का योगदान है, बड़ी बड़ी कंपनीज का। तो क्या सब में बराबर है, तो जीडीपी भले ही बढ़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश के लोगों की आय बढ़ रही है। कुछ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं वो जीडीपी में शामिल ही नहीं होते, जैसे घरेलू जो काम होते हैं, हम लोग घर में काम करते हैं, महिलाएं जो घर में काम करती है, ये भी तो एक तरीके से वर्क हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, खाना बन रहा है, या इस तरह की जो भी गतिविधियां हो रही है, क्या इनके लिए कोई पैसा दिया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ नहीं दिया जाता। कई बार लोग गेहूं के बदले, अनाज के बदले बार्टर एक्सचेंज में काम करते हैं, तो वहाँ भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो वो जीडीपी में शामिल ही नहीं है। तो वो जीडीपी भी अपने आप में एक्यूरेट मेजर नहीं करती ग्रोथ को। फिर एक्सटर्नलिटीज़, ये कुछ नहीं होता है, जैसे पेनल्टीज या इस तरह के जो चीज़ें होती है ना, नुकसान जो होता है कि वजह से हमने रिफाइनरी लगाई, रिफाइनरी की वजह से कितना तेल निकल रहा है वो तो हमने ले लिया, लेकिन उसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण, समुद्र को, पानी को, नदियों को, उससे मछुआरे मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनकी जीविका खत्म हो रही है। तो ये जो नुकसान जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेस करना चाहिए जीडीपी में से, फ़ायदा इतना हुआ तो लेस नुकसान भी तो इतना हुआ, वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें हैं, बाकी ज़्यादातर आपके इस चैप्टर में जो काम की चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके जो नोट्स हैं कुछ इस तरीके से मैंने बनाए हैं, आप एक बार इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। सिर्फ काम की चीज़ें दी है कि भाई ग्रॉस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, फिर नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क है, तो जो बाहर से इनकम कमाते हैं वो डिफरेंस है, तो ये रहा। ठीक है, फिर कुछ केसेस दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप इन केसेस को पढ़िएगा। फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होती है वो समझाया गया, तो उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उस पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक आपके स्वयं को पढ़ने के लिए है, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो एक बार अगर आप तुरंत पढ़ोगे तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बाद में के लिए अगर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें, परेशानियां होगी। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, देखिए अगर आप इसको समझ के चलते हो तो कुछ भी याद रखने लायक चीज़ें है नहीं। ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस से, फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे। ठीक है, फिर नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जीडीपी ही अपना जीवीए कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। उसके बाद फाइनली हमने रियल और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब जो बेस ईयर के प्राइजेस पे होती है, बेस ईयर मतलब एक वो ईयर जो इसको हम बेस मानते हैं कि भाई यहाँ से हम महंगाई को कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2010 को हमने बेस लिया तो उस 2010 के भाव में आज की जीडीपी को ले जाना, तब वो एक्यूरेट, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। और जो सरकार आंकड़े जारी करती है वो दोनों में जारी करती है, रियल में भी जारी करती है और नॉमिनल प्राइजेज में, कि भाई आज के भाव में जीडीपी क्या है और 2010 के या 2014 जो बेस ईयर है उसके भाव में जीडीपी क्या है। फिर दो चीज़ें पढ़ी हमने, सीपीआई और
WPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। और लास्ट में एक थ्योरेटिकल बात थी कि भाई GDP वेल्थ का और समृद्धि का प्रतीक है। तो हमने कहा नहीं, GDP एक तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्लस GDP में कुछ डोमेस्टिक सर्विसेज और ये चीज़ें शामिल ही नहीं होती। और इस तरह से हमने कुछ चीज़ें पढ़ के ये चैप्टर कंक्लूड किया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट है, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं मुझे।